पहला क्वेश्चन आपके सामने है 2 नंबर के लिए। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज 1.5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसका मतलब प्रकाश की चाल एक माध्यम में 1.5 मीटर प्रति सेकंड है। तो आपको इस प्रकाश की चाल का निकालना है दूसरे सापेक्ष के दौरान, इसका इंडेक्स अपवर्तनांक ज्ञात करना है। अब ध्यान ये देना, यहाँ पे जरा यहाँ पर क्वेश्चन देखना, 1.5 इंटू 10⁸ है, ये ध्यान देखना, वो छूट गया है क्वेश्चन में, नहीं दिया गया है। अब आपको कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो किसी भी माध्यम का, तो एक सूत्र याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में, अपान स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। ध्यान है, अगर आपको अपवर्तनांक निकालना है तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आप जानते हैं प्रकाश की चाल हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो जरा हम देखते हैं हल करके कैसे हो जाएगा ये। देखिए यहाँ पर सूत्र आप लिख लिए। अब लिखिए यहाँ बराबर 3 × 10⁸, ये जो है प्रकाश की चाल है, बटे माध्यम में कितना है 1.5 × 10⁸, ठीक है। अब ये 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, इसका आप कट करेंगे 2 आ जाएगा, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान 2 आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका पहला क्वेश्चन 2 नंबर क्लियर। आइए अब देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वैज्ञानिक कारण का है। क्वेश्चन क्या बोलता है, गिव साइंटिफिक रीजन वाई सोडियम इज केप्ट ऑलवेज इन द केरोसिन। आपको वैज्ञानिक कारण लिखना है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में ही डुबोकर क्यों लिखा जाता है। आप पहले इसका आंसर हिंदी में सुन लीजिए, फिर मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1, रीजन, जब भी सोडियम होता है उसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखना पड़ता है, उसे आप खुली हवा में या पानी में नहीं रख सकते। क्यों? नंबर 1, सोडियम एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, आधे नंबर लिए हो जाएगा। इसको हमेशा मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? कि यह हवा या पानी के संपर्क में न आए, हवा या नमी के संपर्क में न आए, इसलिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, अभी आंसर पूरा नहीं हुआ। अब प्रश्न ये उठता है, इसको बचाते क्यों है पानी और हवा से? आगे लिखना, अगर ऐसा होता है, अगर सोडियम नमी के संपर्क में आता है तो यह उसमें उपस्थित वायु से अभिक्रिया करके बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरी बात ये, ऐसा होने पर पानी या नमी के संपर्क में आने पर सोडियम एक बहुत बड़े विस्फोटक का काम करता है। एक विस्फोट होता है, विस्फोट से बचने के लिए, विस्फोट की दुर्घटना से बचने के लिए ही हम हमेशा सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। अब बात समझ में गई। अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको? सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, नंबर 1। नंबर 2, इट इज केप्ट इन द केरोसिन टू प्रिवेंट इट from coming in the contact with the oxygen and moisture. Number 3, if this happens, it will react with moisture present in the air and form sodium hydroxide. This is strongly exothermic reaction. यह एक exothermic reaction होगा। This is strongly exothermic reaction wherein a lot of heat is generated which can lead explosion. To avoid the accident, sodium is always kept in the kerosene. आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में।
विच प्रिंसिपल इज यूज टू मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा को ज्ञात करने के लिए, नापने के लिए हम किस प्रिंसिपल, किस सिद्धांत का उपयोग करते हैं? इसका आंसर सुनिए। द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस। एक लाइन में उत्तर है इसका। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मीय धारिता का मापन करने के लिए हम कैलोरीमीटर सिद्धांत का उपयोग करते हैं। क्यों? इन स्टेट दैट if there is no loss of heat in the surrounding, a total heat lost by not body is equal to the total heat gained by cold body. Means heat lost equal to heat gained. Heat lost equal to heat gained, मतलब दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। यही सिद्धांत है किसी की ऊष्मा धारिता ज्ञात करने का। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द शॉर्ट सर्किट फॉर्म, दैट इज द एंड व्हाट इज इफेक्ट। शॉर्ट सर्किट होता कैसे है और इसका दुष्परिणाम या इसका प्रभाव क्या होता है? शॉर्ट सर्किट को बोलते हैं लघु परिपथन। लघु परिपथन कैसे होता है और इसका प्रभाव क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन है, पहले सुन लीजिए हिंदी में। जब कभी भी प्रावस्था तार और नेगेटिव तार के ध्रुव आपस में जुड़ते हैं, अभी आप बैटरी में देखे होंगे एक पर प्लस चिन्ह होता है, एक पर ऋण होता है, मतलब दोनों ध्रुव हैं, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। जब कभी भी धनात्मक और ऋणात्मक तार के ध्रुव आपस में संपर्क में आते हैं, जुड़ जाते हैं, तो होता क्या है कि प्रतिरोधकता का मान कम हो जाता है, और प्रतिरोधकता का मान कम होने से उस तार में, उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा पैदा होती है, उसमें आग लगने का भी भय लग रहता है। इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे? A short circuit is formed when the positive and negative terminals of battery are connected with low resistance conductor like wire. With a low resistance in the connection, high current will flow, causing the delivery of large amount of energy in short period, which is turn causes fires and can also damage the cables and operators. तो ये क्वेश्चन आपका रहा, शॉर्ट सर्किट क्या होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिफाइन। आप परिभाषा लिखिए। परिभाषा किसकी? फंक्शनल ग्रुप और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? क्रियात्मक समूह। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहले तो आप देखिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ऐसे परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह जो किसी हाइड्रोकार्बन के लाक्षणिक गुणधर्मों को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह। फिर सुन लीजिए, ऐसे परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह जो किसी यौगिक के लाक्षणिक गुणधर्मों को व्यक्त करते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं, उसको हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के परमाणु इकहरे बंधों द्वारा संतुष्ट हो जाते हों, संतृप्त हो जाते हों, उनको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और अब इसके साथ में एक असंतृप्त की परिभाषा जान लीजिए। वो क्या होता है? ऐसे समस्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के परमाणु दोहरे अथवा तिहरे बंधों द्वारा संतुष्ट होते हों, संतृप्त होते हों, उन्हें हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इसको डिफाइन करते हैं इंग्लिश में। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप?
इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री functional groups are a specific group of atoms or bond within the molecules that are responsible for the characteristic chemical reaction of those molecules. And what is the saturated or unsaturated hydrocarbon? What is unsaturated? Unsaturated hydrocarbons are hydrocarbons that have double or triple covalent bonds between the adjacent carbon atom. Those with at least one carbon double bond are called alkane, and with triple bond they are called alkene, and for single bond they are called alkane or संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या बोलता है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए है। यहाँ पर देखिए, ये है सोडियम, ये है बोरान। इसमें आपको पता करना है कि इनमें कौन ज़्यादा क्रियाशील होगा। अब क्रियाशीलता पता करने के लिए आपको करना क्या होगा? पहले तो आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। इसका होगा 2, 8 और 1, और फिर बी का कितना होगा? 2 और 3। बात समझ भाई? इसमें आपको ये पता करना है कि कौन अधिक क्रियाशील होगा। एक क्रियाशीलता बताने के लिए या कौन सा ज़्यादा नेगेटिव होगा ये देखने के लिए आप देखिए, यहाँ पर Na का है 11 है, Na का 11 का 2, 8, 1 है, और इसका कितना है? 2, 8, 3 है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका ये हो जाएगा, क्योंकि आसानी से ये आपका दे करके इलेक्ट्रॉन त्याग करके इलेक्ट्रॉन बना देगा। ठीक है, अगला है आपका सोडियम 11 क्लोरीन 17। इसमें आपको ये बताना है कौन ज़्यादा बड़ा होगा। अब बड़ा होने के लिए देखिए, सोडियम का 2, 8, 1 होगा, क्लोरीन का 2, 8, 7 होगा। अब ध्यान देना, इन दोनों तत्वों में कक्षाओं की संख्या समान है, लेकिन फिर भी छोटा बड़ा होगा। क्यों? क्लोरीन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, माने 7 है, इसलिए इनकी कक्षाओं में संकुचन होगा, कंट्रास्ट होगा। इसलिए क्लोरीन का एटम सोडियम के एटम से, परमाणु से छोटा हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, अब ये प्रश्न आपके हो गए, आपके कौन से? 7 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट लिखा गया, जरा आप समझ लीजिएगा, डिस्टिंगाइज है। अंतर लिखो, यहाँ देखिए, अंतर लिखो। किसमें अंतर लिखो? बिटवीन द मास एंड वेट। मास और वेट में आपको अंतर लिखना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे मास, यहाँ लिखेंगे वेट। अब कैसे? माने द्रव्यमान है, ये भार है। द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ में सन्निहित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। और भार क्या है? किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को भार कहते हैं। नंबर 2, द्रव्यमान का जो मान होता है हमेशा स्थिर होता है, अपरिवर्तित होता है, कहीं बदलता नहीं है। ठीक है, जबकि भार जो है धरती के स्तर से ऊंचाई के आधार पर इसके मान में परिवर्तन आता रहता है। द्रव्यमान की इकाई होती है किग्रा और भार की इकाई होती है न्यूटन। इस प्रकार से आपके ये प्रश्न हो गए कितने? 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में ध्यान देखना। एन एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक तत्व है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। इस 282 के आधार पे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। इस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होगा? इन तीनों को जोड़ लो, 2 + 8 + 2 = 12। इस तत्व का एटॉमिक मास या परमाणु एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक 12 होगा। सेकंड, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ एलिमेंट।
जब कभी तत्व का आपको ग्रुप देखना हो तो उसमें क्या करते हैं, लास्ट का इलेक्ट्रॉन देखना, लास्ट में 2 है मतलब दूसरे ग्रुप का है। थर्ड, टू विच पीरियड डज द एलिमेंट बिलोंग, यह तत्व किस पीरियड से या किस आवर्त से संबंध रखता है या किस आवर्त का है। बेटा जब आपको आवर्त निकालना हो तो आप उनकी कक्षाओं की संख्या को गिन लें, जितनी कक्षा होगी वही आवर्त की संख्या होगी। इसमें कितनी कक्षा है, 2 8 2 2 8 2, मतलब 3 कक्षा है ना, तो 3 कक्षा है, ये तीसरे आवर्त का तत्व हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, उसी क्वेश्चन का पार्ट है जो आपने यहाँ पर देख लिया है 2 8 2। अब ये 2 8 2 देखकर आप बताना है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड द एलिमेंट रिजेंबल। नीचे एलिमेंट दिए गए हैं मेटल, ये एलिमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मेटल इससे रिजेंबल करेगा। अब रिजेंबलेंस जब भी आपको देखना हो, जिस तत्व की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो रिजेंबल करेगा, वो समानता दिखलाएगा। अब देखिए पहला है नाइट्रोजन, इसका है 7 है तो इसका 2 और 5 हो जाएगा, मतलब इसकी बाहरी कक्षा में 5 है, इसमें 2 है, ये नहीं करेगा। Be है, इसका 2 और 2 हो जाएगा, ये करेगा क्योंकि इसकी भी बाहरी कक्षा में 2 है, इसमें भी 2 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा, Be उससे रिजेंबल करेगा, Be उससे समानता दिखलाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या बोलता है, देखिए, डिफाइन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल। संयोग अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया को परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ में स्पष्ट करो। पहले देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, संयोग अभिक्रिया क्या है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारी पदार्थ मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं उसे हम संयोग अभिक्रिया कहते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 reactants form single product is called combination reaction। अब इसका एग्जाम्पल आपको लिखना है, कुछ भी लिखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखिए Fe प्लस S इक्वल टू FeS, ये आपका संयोग अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब दूसरा है डिकम्पोजिशन क्या है, अपघटन क्या है। ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें एक अभिकारी पदार्थ के द्वारा 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं अपघटन की अभिक्रिया। द रिएक्शन इन विच 1 reactant form 2 or more than 2 product is called डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका एग्जाम्पल मैं यही लिख देता हूँ, आप देख लीजिए, ये मैंने लिखा 2H2O। अब अगर इसको हम हीट करेंगे तो ये बनेगा 2H2N प्लस 2O2। ध्यान दें, यहाँ पर पानी का अपघटन होता है, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में। बात समझ में आ गई ना। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम शोइंग एन ऑर्बिट ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन ना, कैसे आप करेंगे देखिए मैं बता रहा हूँ। एक तो आप बना लो ऐसा, ठीक ना, और एक फिर इसके बना लेना अंदर ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे, ये आपका है सेंटर, केंद्र है, यहाँ पर मिलाइए इसको, यहाँ पर इसको मिला दीजिए, देखिए यहाँ पर इसको बोलेंगे H और ये है आपका R, ये स्मॉल r होगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये बीच का जो भाग है ये अर्थ है, आप अर्थ बताइएगा। यहाँ पर जो ये वेग दिखाएगा वे होगा पलायन वेग, VC दिखाइएगा। चित्र बुक में जाकर अच्छे से कर लीजिएगा इसको। और ये है, ये जो आपको ये दिख रहे हो ना, ये सैटेलाइट ऑर्बिट है, सैटेलाइट ऑर्बिट, और यहाँ पर है सैटेलाइट, यहाँ पर दिखा देना सैटेलाइट। इस प्रकार आप लिख देंगे, आपका ये नंबर आराम से हो जाएगा।
बात समझ में आई ना, ये केवल फिगर आप बना करके नाम करना होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको है गिव एनी 4 यूजेज ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के, अवतल लेंस के 4 उपयोग लिखिए। बड़ा सिंपल सा है, मेडिकल उपकरणों में दरवाजे में जो लेंस लगता है, क्या बोलते हैं, पीप होल, उसमें, और चश्मे में और टार्च में अवतल लेंस का उपयोग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है लीचिंग। लीचिंग क्या होता है? लीचिंग एक प्रकार का प्रक्रिया है जो कि धातुओं के निष्कर्षण में यूज होता है। जब कभी भी हम किसी अयस्क से धातु निकालने जाएंगे तो पहला स्टेप यही होता है, इसमें धातु के अयस्कों को कुछ खास प्रकार के विलयन में लंबे समय तक डुबोकर रखा जाता है ताकि इस अयस्क की कुछ अशुद्धियाँ उस लिक्विड में, उस तरल में घुल जाएं और हम उससे धातु निकाल सकें। आप बात समझ भाई? लीचिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स, जैसे एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम देयर ओर। इन दिस मेथड द ओर इज सॉक्ड इन ए सर्टेन सोल्यूशन फॉर लॉन्ग टाइम। हो गया आपका आंसर ये, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन, परिभाषा लिखिए। फ्री फॉल माने मुक्त पतन, स्किप वेलोसिटी पलायन वेग। अभी पहले आपको फ्री फॉल देखना होगा। अब फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल में जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण ही ऊपर से नीचे आती है, उसे हम कहते हैं मुक्त पतन, फ्री फॉल। बात समझ में आई? इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? Whenever an object moves under the influence of force of gravity alone, it is called free fall, ठीक। escape velocity क्या है? पलायन वेग क्या है? वह मिनिमम वेग, वह न्यूनतम वेग जिसके द्वारा फेंकी गई कोई भी वस्तु धरती के, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाती है और फिर दोबारा वापस नहीं आती है, उसे हम कहते हैं पलायन वेग। Escape velocity is the minimum speed needed for an object to escape from the gravitational influence of the earth। बात समझ में आई ना? तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राइट द नेम एंड सिम्बॉल्स ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। नीचे कुछ तत्व दिए गए हैं, उसके आधार पे उसका नाम और सिंबल लिखना है। पहला है द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। सबसे ज़्यादा क्रियाशील नॉन मेटल कौन सा होता है? याद रखना, वो होता है फ्लोरीन। आप नाम लिखना फ्लोरीन और संकेत दे देना फ्लोरीन का F, ठीक है। नेक्स्ट है द एटम हैविंग स्मॉलेस्ट एटमिक मास। वह कौन सा तत्व है जिसका एटमिक मास सबसे कम होता है? बेटा वह है H, क्योंकि H का 1 होता है, बाकी का तो इससे ज़्यादा होता है। बस इतना लिख कर के आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे, समझ में आया ना? 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट इज द रिएक्शन कॉल्ड व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस एट द सेम टाइम? एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं तो उसको क्या कहते हैं? एक एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करो। अब पर सुन लो आंसर। ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, उस अपक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर लिख दे देता हूँ, ये याद रखना। ये है कॉपर ऑक्साइड का है CeO प्लस यहाँ पर H2O है। अब यह आप बनाता है, यहाँ पर बनाता आपका है Cu और H2O। अब ध्यान देना ये कैसे हुआ, या ध्यान देना यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है ना, रिमूव हो रहा है, देखो यहाँ पर। इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, इसका
अवकरण हुआ है, जबकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रियाएं हो रही हैं, इसलिए ये रेडॉक्स है। आप परिभाषा कैसे लिखेंगे? द रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन टेक प्लेस, दे आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ए रेडिश लेयर ऑफ कॉपर इज फॉर्म। ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, टेल द ऑड मैन आउट विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आप नीचे दिए गए प्रश्नों में ऑड मैन आउट बताएंगे और एक सही एक्सप्लेनेशन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए, फ्यूज वायर, बैड कंडक्टर, रबर ग्लोव्स एंड जनरेटर। फ्यूज वायर है, बैड कंडक्टर है, रबर ग्लोव्स है और जनरेटर है। इसमें से आपका असंगत कौन है बेटा? आपका असंगत हो जाएगा इसमें जनरेटर, क्योंकि बाकी में ऊष्मा के प्रवाह को रोकने की बात की गई, ऊष्मी प्रभाव की बात की गई है, इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्मामीटर, वोल्टमीटर, अमीटर और गैल्वेनोमीटर। अब इसमें कौन सा है? इसमें भाई है थर्मामीटर। कहाँ थर्मामीटर है? ये, क्योंकि बाकी का विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर नापने का काम आता है और थर्मामीटर एक प्रकार का तापमापी है, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द माइलेज विथ एन एग्जाम्पल। हाँ, 17 क्वेश्चन। माइलेज को आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, माइलेज को बोलते हैं मृग मरीचिका। मृग मरीचिका एक प्रकार की आभासी प्रतिकृति आकृति होती है, जो कि वायुमंडल में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है, या यूँ कह लें, जब गर्मी के दिनों में सूर्य की प्रकाश की किरणें धरती के पास आती हैं, धरती के पास अत्यधिक तप्त होने के कारण यहाँ पर हमें एक आभासी प्रतिकृति दिखाई देती है, उसको हम कहते हैं मृगमरीचिका, ठीक है। लिखेंगे ऐसे, माइलेज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन, स्पेशली द अपीयरेंस ऑफ शीट ऑफ वाटर इन द डेजर्ट और एन हॉट रोड caused by the reflection of light from sky by heated air, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया आपका क्या? मृग मरीचिका की कहानी। अब अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ लेवल डायग्राम शोविंग द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। देखिए, एक फिगर मैंने पहले पढ़ा था, वो था आर्टिफिशियल का, और ये जो है ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, बहुत सिंपल हैं, लेकिन आप कैसे लिखेंगे जब देखिए, हम देखते हैं अगर बन पाता है तो। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक बना देंगे धरती, अर्थ होगा। अब इसके चारों तरफ आप एक बना देंगे पहला लेयर। दरअसल लेयर आप यहाँ पर ना दीर्घवृत्ताकार बनाएंगे, मेरा ये दीर्घवृत्ताकार नहीं बन रहा है, तो ये बना देंगे, ठीक है। और एक ऐसा लंबा बना देंगे, ऐसे 3 बना करके आप यहाँ दिखा देंगे। एक्चुअली आकृति यहाँ पर बराबर बन नहीं रही है, आप किल ऑर्बिट बनाना है, उसमें आपको 3 लेवल दिखाने होंगे। कौन कौन थे? LEO, MEO, GEO, HEO, ये लेयर आप दिखा करके नंबर आप ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंगाइज बिटवीन द हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। निकट दृष्टिदोष और दूर दृष्टिदोष में अंतर लिखें। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि आप इसको कर लेंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट, नेम एनी 4 डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड। 4 ऐसे उपकरणों के नाम लिखने हैं जहां पर कि विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। अब ऐसा नहीं आएगा, ये आपका वाटर पंप है, इलेक्ट्रिक फैन है, इलेक्ट्रिक मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है, ये सब हैं जहां पर आप इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, वाई डू टॉनिक आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यही लास्ट क्वेश्चन आपका इस वीडियो का होगा। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं, वह इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से बनते हैं
और इसलिए उनके बीच में एक प्रकार का विद्युत बंध, आयनिक बंध होता है, जिसको तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊष्मा अथवा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए आयनिक बंध के जितनी जो मेल्टिंग पॉइंट अपवर्ड, ये गलनांक और उसका क्वथनांक बड़ा ही उच्च होता है। आप इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई in the ionic compounds and large amount of energy is required to overcome it. Therefore, the boiling and melting point of the ionic compounds are high. ठीक है, अभी देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर ध्यान देखना, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन एंड इथेन। अब इसको जरा देखना आप कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखेंगे C और इसके चारों तरफ आप बना देंगे हाइड्रोजन H। ठीक है, ये बना करके आप डॉट देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ। ठीक है, इस प्रकार आप करके बना सकते हैं। ऐसे मीथेन का बना लिए और इथेन में क्या बनाएंगे, इथेन में 2 कार्बन बना लीजिए ना, 2 कार्बन, और सब में H जोड़ दीजिए, H H H H H और H, सब में डॉट जैसे आप पहले बनाए हैं उसमें यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। ये आपका इथेन और मीथेन का हो जाएगा डॉट बिंदु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे इक्वेशन दे, कंप्लीट करना, बड़ा सिंपल सा, आप इसको कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं इसमें है। मैं बता रहा हूँ क्या है, यहाँ पर है 2s प्लस SO2, इसको आप कंबाइन करके क्या लिखेंगे आगे आंसर इसका क्या होने वाला है, देखिए ध्यान से। ये मिलेगा आपका 3s प्लस, यहाँ प्लस है 2H2O। ठीक है, और बाद में यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक मिनट बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर आप अधोगामी तीर लगा देंगे यस के पास सल्फर बाद में। ठीक है, अगला है MnO2 प्लस 4HCl। इसमें आपका क्या होने वाला है वो देखिए, आगे बनेगा यहाँ पर MnCl2 बनेगा, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 बनेगा, और बाद में Cl2 में क्या करेंगे, ऊर्ध्वगामी तीर का निशान लगा देंगे, आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब है डिफाइन। डिफाइन में क्या करना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसका संयोग की गुप्त ऊष्मा और वाष्प की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, पर सुनिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी absorbed at the constant temperature by unit mass of solid to convert into liquid phase to call the specific heat of the fusion। अब इसी तरह से आप दूसरा कर सकते हैं, the amount of heat energy absorbed by constant temperature by unit mass of the liquid to convert into gaseous phase is called specific heat of the वेपराइजेशन। ये दोनों एक एक नंबर के हैं, आपको यहाँ पर मिल सकता है नंबर पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। इसे बोलते हैं भू स्थिर उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह होते क्या हैं, आप पहले समझिए इसको। ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट 35,780 किलोमीटर above the Earth's surface and takes 24 hours to complete one revolution is called geosynchronous satellite. The Earth also takes 24 hours to complete one revolution. If the satellite is revolving in an orbit parallel to the equator, the time of revolution for the Earth around itself and that for the satellite to revolve around the Earth being the same, the satellite will appear to the stationary with the respect of the Earth. These satellites are called geosynchronous satellite। ठीक है, अब ये देखिए इसका मतलब,
भू-स्थिर ग्रह होते क्या हैं? ऐसे सारे उपग्रह जो कि 35,780 किलोमीटर ऊपर अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं और पूरे 24 घंटे में एक चक्कर लगाते हैं, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ये जो उपग्रह सैटेलाइट होते हैं ये 24 घंटे में एक चक्कर लगाते हैं और लगभग यही स्पीड पृथ्वी की भी होती है, इसलिए दोनों की स्पीड एक साथ है और धरती से इस उपग्रह को देखने पर ऐसा प्रतीत ही नहीं होता ये मूव कर रहा है, इसीलिए इसे भू-स्थिर ग्रह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज? एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। होमोलोगस सीरीज क्या है? सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी क्या है? द सीरीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप in the place of particular hydrogen atom on the chains having the sequentially increasing length is called a homologous series. कार्बन परमाणुओं की वह श्रृंखला जिसमें कि रासायनिक भौतिक गुणधर्म कुछ हद तक समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? और उनका फंक्शनल ग्रुप भी समान होता है, उसके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, इसे हम कहते हैं क्या? होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो कोई भी, चाहे अल्केन में आप लेंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बराबर है, और चाहे आप अल्कीन में जाइए, अल्कीन, मीथेन, एथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब होमोलोगस सीरीज हो जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैल्सिनेशन प्रोसेस? कैल्सीकरण किसे कहते हैं? एग्जाम्पल देना है, बराबर है। अब इसका आंसर सुनिए। जब कार्बोनेट के अयस्क को कम हवा की उपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो ये जो है ऑक्साइड के रूप में रूपांतरित हो जाता है, इसे कहते हैं कैल्सीकरण। द कार्बोनेट ओर आर स्ट्रांगली हीटेड इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू द ऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सीनेशन। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अब ये मैंने कहाँ लिया है? जिंक कार्बोनेट है, JdNCO3 है, ये जब गर्म करेंगे तो ये JdNO ऑक्साइड बन गया ना, अब बाद में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, माने यहाँ पर कैल्सीनेशन हुआ है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, डिफाइन ड्यू पॉइंट। आपको ड्यू पॉइंट की परिभाषा लिखनी है। ओसांग बिंदु क्या होता है? सुन लीजिए परिभाषा इसकी। Suppose unsaturated air at the certain temperature decreases temperature is reached at which air becomes saturated with the vapor. The temperature is called dew point of temperature. Next है relative humidity। ये क्या है? The ratio of actual mass of vapor content in the air for given volume and temperature to that required to make the air saturated with the vapor at that temperature is called the relative temperature। बराबर है? तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है कौन सा? 28। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए। न्यूलैंड का अष्टक नियम है, एग्जाम्पल साथ स्पष्ट करना, ये आप पर छोड़ता हूँ। Why does the atomic radius increase while going across the period? जब पीरियड में हम आगे जाते हैं तो एटमिक रेडियस डिक्रीज क्यों होती जाती है? बराबर है, परमाणु त्रिज्या कम क्यों होती जाती है? अब आप लोग लिखेंगे कैसे इसको? जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो उनकी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है जबकि कक्षा समान रहती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से केंद्रक के बीच में आकर्षण बल बढ़ता है, आकर्षण बल बढ़ने से उनके आकार में संकुचन होता है, संकुचन होने से उनका आकार जो होता है कम होता जाता है, यही रीजन है, त्रिज्या कम हो जाती है। एटमिक रेडियस डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड टू द सेम एनर्जी लेवल एट द सेम टाइम द न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग इन द प्रोटॉन। The increase in the nuclear charges attract the electron more strongly, pulling them closer to the nucleus. This is the reason they decrease.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेंसिडिटी? बदबू क्या है? जब खाद्य तेलों को किसी टिन के डिब्बे में अधिक समय तक रखा जाता है, उन तेलों का ऑक्सीकरण हो जाता है, वो खाने के अयोग्य हो जाते हैं, बदबूदार हो जाते हैं, झागदार हो जाते हैं, इसको हम बदबू कहते हैं। बराबर। व्हाट इज रेंसिडिटी? व्हेन ऑयल और घी इज लेफ्ट असाइड फॉर लॉन्ग टाइम, a fried food is left aside for long time, it undergoes with the air oxidation and become rancid. Rancidity is the chemical decomposition of oils and fats. It is spoiled food material that makes the difficult for the consumption. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है अगला, why do we prefer a convex mirror और रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल? हम अपने यातायात के साधनों में कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? कॉन्वेक्स इज द प्रेफर्ड एज द रियर व्यू मिरर इन व्हीकल बिकॉज इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। हम अपने वाहनों के बगल में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का सीधा और वर्चुअल प्रतिबिंब बनाता है, जो कि हमेशा छोटा होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर लो ऑर्बिट विच सैटेलाइट रिवॉल्व इन दिस ऑर्बिट? लो ऑर्बिट क्या है? LEO क्या है? इफ द हाइट ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट अबव द अर्थ सरफेस इन बिटवीन 180 km टू 2000 km, दीज आर कॉल्ड लो ऑर्बिट। माने धरती की सतह से 180 से 2000 किमी के बीच में जो ऑर्बिट्स होती हैं, जो कक्षाएं होती हैं, उनको लो ऑर्बिट कहते हैं। इसमें कौन से सैटेलाइट होते हैं लो ऑर्बिट में? द सैटेलाइट यूज फॉर द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड एटमॉस्फेरिक स्टडीज रिवॉल्व इन दीज ऑर्बिट। वैज्ञानिक शोधों खोजों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सैटेलाइट ही इस कक्षा में घूमते रहते हैं। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन नंबर हो गया 33। व्हाट हैपन्स व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद द सोडियम मेटल? जब इथेनॉल को सोडियम मेटल से क्रिया कराई जाएगी तो क्या होगा? सो इट विथ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के माध्यम से इसे आपको बताना होगा। अब देखिए, पल देखिए, यहाँ पर आप लिख देता हूँ 2CH3 CH2OH प्लस 2Na सोडियम। अब ये क्रिया होगी, इथेनॉल है, सोडियम है, बनेगा क्या यहाँ जानते हैं आपको? यहाँ बनेगा CH3 CH2ONA प्लस H2 बनेगा। ये अब क्रिया समीकरण होगी, एक करा लेना। और लिखो कैसे? If a small piece of sodium is dropped into some ethanol, it reacts steadily to give off bubbles of the hydrogen gas and leaves an colorless solution of sodium ethoxide। क्या ये सोडियम एथॉक्साइड का छोटा है? सोडियम एथॉक्साइड इज नोन एज एन एल्कोक्साइड। जब हम किसी इसके छोटे पीस को, सोडियम के पीस को इथेनॉल में डालते हैं तो बहुत मंद गति से एक अभिक्रिया होती है और वहाँ पर बुलबुले निकलते हैं। ठीक है ना? और बुलबुले निकल करके वहाँ पर बनता क्या है? वहाँ बनता CH3 CH2ONA। CH3 CH2ONA नाम क्या इसका है? एथॉक्साइड बनता, निर्माण होता है। ये प्रक्रिया आपकी होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर। हाँ, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज द 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स पावर? अब ध्यान देना, एक लेंस की जो फोकल लेंस है 25 सेंटीमीटर है, किसके? एक लेंस की, कॉन्वेक्स की, और इसके आपको निकालनी है शक्ति। आप जानते हैं P बराबर होता है 1/F मीटर में। तो जो 25 सेंटीमीटर है उसको आप मीटर बनाएंगे तो हो जाएगा 1/0.25 मीटर।
अब इसको आप हल कर सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ डबल जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेजुलेशन, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। रेजुलेशन क्या होता है? अब रेजुलेशन को हिंदी में बोलते हैं पुनर्हिमायन। जब हम बर्फ पर कोई दाब डालते हैं, दबाव डालते हैं, तो उसमें से एक होल हो जाता है या दो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उस दाब को रिमूव करते हैं, निकालते हैं, वह पुनः जुड़ जाता है। इसको हम कहते हैं पुनर्हिमायन। ठीक है, वाई इज नाइक्रोम यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग द हीट इंस्टेड ऑफ प्योर मेटल। किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हम लोग ना नाइक्रोम का यूज़ क्यों करते हैं? हीट उत्पन्न करने के लिए। क्यों नहीं वहाँ पर हम प्योर एलिमेंट करते हैं? अब ध्यान देना, जो नाइक्रोम होता है एक वह मिश्र धातु है, इसका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, इसलिए बिना विखंडित हुए, बिना गले विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण लगातार ऊष्मीय ऊर्जा में करता रहेगा। इसीलिए हम शुद्ध धातुओं की जगह पर नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की परिभाषा बतानी है। रिएक्टेंट क्या है? अभिकारी पदार्थ। ऐसे सारे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारी पदार्थ कहते हैं। और प्रोडक्ट क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर सुन लो। All the substances taking part in the chemical equation or reaction, they are called reactant, and after chemical reaction the product formed is called product। ठीक है, अब ये आपका आंसर हो गया। एंड व्हाट इज पीरियडिसिटी, आवर्तता क्या है? आवर्तता क्या है? अब इसमें देखिए, जब हम आधुनिक आवर्त सारणी में किसी एक ही समूह में आगे बढ़ते हैं, तो उन तत्वों की बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उनकी संयोजकता, उनकी रासायनिक गुणधर्म, उनके भौतिक गुणधर्म में हमें समानता दिखती है। हमें क्या दिखती है? समानता। इसे कहते हैं आवर्तीकरण या आवर्तता। ठीक ना? व्हेन वी लुक्स इन ऑल द एलिमेंट्स इन ए सेम ग्रुप, they are shows the similarity as per their number of electrons in the outermost orbit, as per their valency, their chemical and physical properties. This is called periodicity। ठीक है बच्चों, अभी आपका ये पूरा पेपर 40 क्वेश्चन मैंने दे दिया। ठीक है, अब आप इसको एक बार सुनिए और फिर इसको कॉपी में नोट्स बना करके कंफर्म कर लीजिए। हो गई बात, बल्ले बल्ले आपकी हो गई, आपका नंबर हो जाएगा। अब आपकी कॉपी में नंबरों की बरसात होने वाली ही है। अब अगले पेपर का आप इंतजार कीजिए, फिर आपको मैं दूसरा क्वेश्चन पेपर देने वाला हूँ।